नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि म्यूचुअल फंड में हम अपना करियर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड में करियर करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जॉब शुरू कर सकते हैं या खुद का म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए NISM का सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि प्रोसेस क्या होती है। और मैंने आपसे ये कहा था कि आगे चल के हम लोग जो NISM का म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स पाने के लिए, यानी वो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको तकरीबन 350 पेज का एक PDF पढ़ना होता है। मतलब जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन NISM की साइट पर करोगे, वहाँ आप एग्जामिनेशन फ़ीस भरोगे तो आपको एक PDF की लिंक आती है। वो लिंक आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये वाला PDF मिलेगा जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है। देखिए, ये है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बुक, यानी इसी 350 पेज के PDF को हमें पढ़ना है और जाकर NISM की एग्ज़ाम देनी है। और वो एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको NISM का म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो PDF है आपके सामने, ये NISM द्वारा लिखी बुक है। हम इसी में से आगे चल के अभी आपको ये 350 पेज की बुक मैं रोज़ पढ़ाने वाला हूँ। रोज़ रात को 9 बजे आपको एक वीडियो आएगा म्यूचुअल फंड की सर्टिफिकेशन कोर्स को लेकर। इसमें 350 पेज है। रोज़ हम लोग कुछ पेजेस कवर करने की कोशिश करेंगे। रोज़ एक 12 से 15 मिनट का वीडियो आएगा। आप में से जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है वो रोज़ शाम को 9 बजे अपना ये वीडियो देखिएगा, तो धीरे धीरे आपका कोर्स जो है वो आगे चलता जाएगा। ओके, अब ये बुक पता नहीं कितने दिनों में कंप्लीट होंगी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी इसमें आप मान के चलिए कि 280 पेजेस तो हमें पढ़ने ही हैं। और अगर हम 10 पेजेस दिन के पढ़ते हैं तो 28 दिनों में बुक कंप्लीट होंगी। और अगर हम 5 पेजेस रोज़ पढ़ते हैं तो ऐसा मानिए कि 56 दिनों में, मतलब ओवरऑल 2 मंथ में ये बुक कंप्लीट हो जाएंगी, अगर हम रोज़ रात को 9 बजे एक वीडियो देखते हैं 12 से 15 मिनट का। तो ओके, आई होप आप में से जो कोई इस कोर्स को करना चाहता है और रेगुलर चैनल पर आकर वीडियो को देखे। और अगर कोई नया व्यक्ति इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है, सीखना चाहता है इसके बारे में, तो उसको अपने चैनल के बारे में बताइए। अगर आप में से कोई नया है हमारी चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए। तो ये जो बुक है ये NISM द्वारा लिखी है और इसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दिखा देता हूँ थोड़ा सा इस बुक के बारे में, हम जान लेते फिर शुरू करते। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें अराउंड 12 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम इसके चैप्टर्स पर जाए, इंडेक्स पर जाए, तो देखिए ये है कंटेंट। चैप्टर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, जो कि 31 पेजेस का है। उसके बाद मतलब इसमें आप बेसिक सीखोगे, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का क्या बेसिक है, थोड़े से कैलकुलेशन से इसमें जो आपको सीखने मिलेगा। देन कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका क्या रोल है इंडस्ट्री में, ये हमें सीखने मिलेगा। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ओके, इसके लीगल स्ट्रक्चर सीखने मिलेंगे तीसरे चैप्टर में। फोर्थ में लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देन स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। 7 नंबर चैप्टर है नेट असेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग्स ऑफ यूनिट। 8 नंबर है टैक्सेशन, कहाँ कहाँ टैक्स में छूट है आपको, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी म्यूचुअल फंड्स में। देन इन्वेस्टर सर्विसेज, तो अगर आप खुद का म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करते हैं या कहीं AMC में भी जॉब करते हैं तो इन्वेस्टर्स को कौन सी सर्विसेज देनी होती है म्यूचुअल फंड्स में, आपको ये सीखने मिलेगा इसमें। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 रिस्क, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड्स का रिस्क कितना है, रिटर्न कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये कैसे देखने का वो यहाँ सीखने मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 में म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है, बेंचमार्क क्या होता है, वो आपको सीखने मिलेगा। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 12 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन, कि किस तरीके से हमने कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी यानी 12 चैप्टर्स में। और ये आप देख पा रहे हो कि 279 पेज यानी 280 पेजेस पे हमारा जो सिखाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रोज़ ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आएगा। अगर आपने लेक्चर वाइज 1 to 1 इन सारे चैप्टर्स को देख लिया तो आप आसानी से म्यूचुअल फंड्स की एग्ज़ाम्स पास कर पाओगे NISM की। तो
आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। बाद में आपको बहुत सारे सवाल होंगे कि SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान क्या होता है। ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट म्यूचुअल फंड्स, मतलब बारीक से बारीक चीज़ें आपको आने वाले कुछ दिनों में इस बुक को पढ़ने के बाद सीखने मिल जाएगा। ओके, तो बस आप रेगुलर रहिए, 1-1.5 महीना जितने भी दिन ये मतलब ये कोर्स चलता है, ये कोई दिस इज़ ओनली फ्री, मतलब इसमें कोई फीस नहीं है। ये आपको यूट्यूब पर बस मैं यूट्यूब पे डाल देते जाऊँगा, आपको वहाँ से देखना है। और ये बुक जो है वो NISM ने लिखी है, उन्हीं के बुक में से हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा मेरा कोई सेपरेट नोट्स नहीं है, ये NISM की बुक में से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। ओके, सो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स वो कैसे होते हैं और कैसे सिलेक्ट करना होता है। देन सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है, डिफरेंट असेट क्लासेस के बारे में सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट रिस्क, देन रिस्क मेजर एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क को कैसे मेजर करना, उसको कैसे मैनेज करना। देन बिहेवियरल बाइसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, आदमी जब इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है तो उसके दिमाग में क्या बायस रहता है टूवर्ड्स दैट इन्वेस्टमेंट्स। देन रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग असेट अलोकेशन, डू इट योर सेल्फ, टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो ये सारे चैप्टर्स आपको मतलब चैप्टर नंबर 1 में इतने पॉइंट्स हमें सीखने मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल। ओके, यहाँ लिखा है प्लीज सजेस्ट सम गुड इन्वेस्टमेंट। अभी हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनकी एज 18 से 24 साल के हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें एकदम लेमैन लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें सीखे, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, इसमें लिखा है प्लीज सजेस्ट सम गुड इन्वेस्टमेंट, विच म्यूचुअल फंड स्कीम शुड वन बाय दिस ईयर, विच इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, which is the best investment, should I invest in stock or real estate, what is your view of the stock market, are my investments proper or should I make some changes। दोस्तों, जब आप ये म्यूचुअल फंड का कोर्स पास कर लोगे और आप सर्विसेज देना शुरू करोगे क्लाइंट्स को, जब उन्हें सजेस्ट करना शुरू करोगे कि आपकी ये एज है, आपका ये गोल है, तो आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, कितने नहीं करना है, तो जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाओगे, उनसे जब भी बात करोगे, तो वो हमेशा आपको ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसा कि मुझे बताइए कि मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता हूँ। ओके, इस साल कहाँ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी मेरे लिए म्यूचुअल फंड्स की बेस्ट स्कीम होंगी, कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे लिए हो सकता है, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में, आप क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। ऐसे काफ़ी सवाल आपको आपके क्लाइंट्स पूछेंगे जब आप सर्विसेज देना शुरू करोगे। ठीक है, वन हियर्स देयर आर मेनी सिमिलर क्वेश्चन। अब और ये सिमिलर क्वेश्चन है जो रेगुलरली आपको सुनने मिलने वाला है। ओके, देयर इज एन इशू विद दिस क्वेश्चंस, देयर आर अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट द इन्वेस्टर्स। ओके, सो इन सवालों के जवाब जानने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें पूरी बुक, हमें इन्वेस्टर्स को समझना पड़ता है, इन्वेस्टर्स की रिस्क कैपेसिटी को समझना पड़ता है, इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है, जो बायस है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, वो समझना पड़ता है। एंड देन उन्हें सजेस्ट करना पड़ता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स के साथ वो जा सकते हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ वो जा सकते हैं। लेकिन उनसे ये उन्हें इन सवालों के जवाब देने से पहले हमें हमेशा ये शुरू करना होता है कि इन्वेस्टमेंट वाई इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी व्यक्ति क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे शालिनी नाम की एक व्यक्ति है जो कि 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, एंड 8 ईयर ओल्ड गर्ल लिव्स इन मिड साइज टाउन इन नॉर्थ इंडिया with her parents. She is highly inspired by watching the recent success of Indian space programs, in which some women scientists play a huge role. She wants to become a space scientist. Her parents, Mr. and Mrs. Gupta, want to support her pursue her dream. अभी शालिनी नाम की एक बच्ची है 8 साल की,
और वो स्पेस के काफ़ी प्रोग्राम देखती है और उसे स्पेस साइंटिस्ट बनना है, वहाँ अपना करियर बनाना है, और उसके माता पिता जो है वो चाहते हैं उसके ड्रीम्स को पूरा करना। तो अभी देखिए इस केस में बच्ची 8 साल की है, ओके, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो थोड़ा ठीक ठाक समय है इनके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मान के चलो ऐसा बोल सकते हैं हम 15-16 साल अभी इनके हाथ में है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन समझते आगे, कुछ एग्जांपल्स आगे और है। रविंद्र नाम के व्यक्ति है जो 45 साल ओल्ड है, इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ लार्ज मल्टीनेशनल फर्म, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी वाइफ जो है वो होम मेकर है। सिंस द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड एनी पेंशन प्लान, उनकी कंपनी किसी भी प्रकार का पेंशन प्लान प्रोवाइड नहीं करती है, तो वो वरीड है कि मेरा जॉब जब रिटायर्ड में हो जाऊँगा तो उसके बाद मैं अपना जो जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ मैं अभी जी रहा हूँ, तो क्या मेरे पास उतना पैसा रहेगा? तो उतना रखने के लिए या उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जीने के लिए मुझे आज कितना निवेश करना चाहिए? तो 45 और 60 हम रिटायरमेंट एज मान के चलते हैं। वैसे रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती है स्टॉक मार्केट की दुनिया में या किसी भी दुनिया में। आप देखोगे सचिन तेंदुलकर 40-45 के एज में रिटायर्ड हो गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 80 साल उम्र है वो आज भी जॉब कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट की एक्चुअली ऐसी कोई एज नहीं होती है, ओके। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको पता है कि अभी मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे हैं कि मैं यहाँ से 30 साल 40 साल जी लिया तो भी मेरे पास पर्याप्त पैसे है, तो लोग उसी समय पे रिटायरमेंट ले लेते, ओके। बट ओवरऑल हम मानते हैं कि 60 साल जो है वो रिटायरमेंट एज है, और 45 साल के अभी रविंद्र है, तो इनके पास भी ऑलमोस्ट 15 साल है निवेश करने के लिए। उसके बाद सुरिंदर सिंह हैज़ रिसेंटली मूव टू अ लार्ज सिटी फ्रॉम हिज होम टाउन, एक बड़ी सिटी में चले गए एज ही गॉट अ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र इन द कंपनी वेयर ही वर्क्स, उनकी कंपनी ने उनका प्रमोशन किया जहाँ वो काम करते। वाइल हीज जॉब इज़ वेरी गुड, ही इज़ फेसिंग ट्रबल इन सेटलिंग डाउन विद अ हाउस। जॉब बढ़िया है लेकिन रिटायर इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहती है, तो एक बढ़िया हाउस खरीदना चाहते हैं वो आने वाले दिनों में, तो ये एक है। देन मिस्टर डिसूजा हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम हर जॉब। देन मिसेस डिसूजा है जो अभी जॉब से रिटायर्ड हो गई है, शी रिसीव्ड अ लार्ज सम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अब उनको रिटायरमेंट के काफ़ी सारे पैसे मिल चुके हैं, ओके। तो ऐसे ऐसे लोग आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स गोल वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ये लोगों की ज़रूरतें होती है कि किसी को घर खरीदना है, किसी को रिटायरमेंट प्लान करना है, किसी को बच्ची को अच्छा पढ़ाना है, तो ये लोगों के गोल्स होते हैं, और इन गोल्स को ध्यान में रखकर हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था वाई इन्वेस्टमेंट। अभी जानेंगे फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, ओके। द अबव आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सिचुएशन वी सी रेगुलरली इन आवर लाइफ और lives of people around us through there is no explicit mention of the money in this example, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अभी तक पैसों की बात नहीं हुई है ऊपर के एग्जाम्पल्स में, और ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉमन सिचुएशंस है जो हम रेगुलरली लाइफ में खुद भी करते हैं, मतलब हमें खुद भी फील होता है और आजू बाजू के लोगों में भी हमें ये सब चीज़ें देखने मिलती है। वी इनिशिएटिवली नोन दैट मनी वुड बी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन, और हमारे दिमाग में पहले से होता है कि सब चीज़ों में पैसा इन्वॉल्व है। वेयर शालिनी, जहाँ पर शालिनी को अपना एजुकेशन बढ़िया बनाना है, देन सुरेंद्र सिंह को एक बहुत अच्छा हाउस बाय करना है, मिसेस डिसूजा और रविंद्र को अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। तो इन दिस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस 4 आर नोन एज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो लोग घर बनाना चाहते हैं, पेंशन प्लान बनाना चाहते हैं, ये क्या है? दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। व्हेन वी असाइन अमाउंट एंड टाइमलाइन टू दिस ऑब्जेक्टिव वी कन्वर्ट दिस इनटू फाइनेंशियल गोल, ठीक है। अभी इसमें जब हम पैसा डाल देंगे, पैसे का कैलकुलेशन डाल देंगे, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फाइनेंशियल गोल्स में, ओके। देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ सच फाइनेंशियल गोल। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है फाइनेंशियल गोल्स के। अमंग द मोस्ट कॉमन आर, जो कि बहुत कॉमन है कि चाइल्ड एजुकेशन करना है, बच्ची की शादी के लिए लोग पैसा जोड़ते हैं, ठीक है। बच्चे के एजुकेशन के लिए लोग पैसा जोड़ते हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए किसी को अच्छी गाड़ी खरीदना होता है, किसी को अपना घर रेनोवेट करना होता है, किसी को लंबे वेकेशन पे जाना होता है। ऐसे अलग अलग लोगों के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। सो गोल सेटिंग जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जब आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। एज सीन अबाउ,
All the financial goal are about the need for money that cannot be fulfilled through the inflow at that time. While the expenses for the goal may be high or low, the income from salary, profession fees may be less than the amount. तो अभी कैसा है कि बच्चे की शादी करना है, एजुकेशन के लिए पैसे देना है, या रिटायरमेंट प्लान करना है, या घर बांधना है, ये आपकी सैलरी या आप जो प्रोफेशनल फीस लेते हैं उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बल्क अमाउंट लगती है. तो आपको क्या करना है कि थोड़ा 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 जोड़ते जाना है. तो म्यूचुअल फंड उसके लिए बेस्ट होता है. ओके, द फर्स्ट स्टेप्स इन गोल सेटिंग इज टू आइडेंटिफाई दिस इवेंट इन लाइफ. सबसे पहले आपको जब भी ये गोल बनाना है, जब आपको प्लानिंग करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये प्लान कितने दिनों का है. मतलब जैसे अभी बच्ची को पढ़ना है तो 15 साल है, रिटायरमेंट प्लान कुछ लोगों के पास 15 साल है, किसी के पास कुछ साल नहीं है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका कब होना है, ये लाइफ में कब होने वाला है. सम ऑफ दीज आर डिज़ायरेबल एंड कैन बी प्लान. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिज़ायरेबल है, आवश्यकता है, और इसको प्लान कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो अनडिज़ायरेबल होती है. ओके, और जो सरप्राइजेज होते हैं. सरप्राइजेज यानी हमारे लाइफ में होने वाली निगेटिव चीज़ें, जैसे कि किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई जो पैसे कमाता है घर में, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई हमारे घर में, आग लग गई. तो ये अनडिज़ायरेबल इवेंट्स है जो कभी कभी बहुत सारे लोगों की लाइफ में होते हैं. सो इसको आप प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि पता थोड़ी होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है. ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको एक या तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है जो कि आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से होता है. और कुछ लोग इस फ्यूचर में होने वाली फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी के लिए इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, इंश्योरेंस कवर. तो उसके लिए इंश्योरेंस जैसी चीज़ें होती है. आई होप अभी तक जितना समझाया आपको समझ में आया है. ओके, सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इवेंट वन नीड्स टू असाइन प्रायोरिटीज. अब एक बार हमने इवेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या करना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना है, शादी के लिए जोड़ना है, या रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, तो बाद में हमें प्रायोरिटीज देना है कि किसे हमें पहले करना है. विच ऑफ दीज आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर्स. रिटायरमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन फॉल इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी. ठीक है, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई ये सबसे पहली कैटेगरी में आता है. Whereas grand vacation may be good to have goal. Having said that, it only individual and the family that can decide which is which. ओके, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें प्रायोरिटीज़ किसे देना है. A financial advisor may only guide and help one take an appropriate decision. At the same time, the role of such intermediary would be very important. तो यहाँ रोल शुरू होता है इंटरमीडिएटरीज का. यानी जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड की परीक्षा पास कर लेते हैं, हम लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर. आफ्टर दैट वन नीड टू असाइन ए टाइमलाइन एज वेल एज द अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड एंड टाइम ऑफ सच इवेंट. उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि भैया कितना समय लगने वाला है, फिर आज कितने पैसे लग सकते हैं. जैसे अगर आज आपको साइंटिस्ट बनना है, स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो आज मान के चलिए 10 लाख रुपए लग रहे. इतने लगते नहीं होंगे, इससे ज़्यादा लगते होंगे, बट उदाहरण के तौर पे अगर 10 लाख लग रहे और बच्ची 15 साल बाद वो करने वाली है, तो उसकी फ़ीस में बढ़ोतरी हो जाएगी. तो आज कितने पैसे लगते हैं, 15 साल बाद कितने लगेंगे, तो इन्फ्लेशन ऐड करके उसका अमाउंट निकालना है, समय निकालना है. ओके, जैसे कि अगर हम घर का प्लान करें कि आज किसी ने डिसाइड किया कि एक बढ़िया सा घर लेना है, तो किस टाइप का घर लेना है, कहाँ लेना है, तो उसके हिसाब से अमाउंट तय होती है. दिस इनपुट वुड हेल्प अराइव एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट. यानी घर कहाँ लेना है, कैसा लेना है, तो इससे हमें एक इनपुट मिल जाता है कि कितने पैसे लग सकते हैं. आफ्टर दैट वन नीड टू डिसाइड बाय व्हेन वन वुड लाइक टू बाय दिस. उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भैया कब तक इसे बाय कर सकते हैं. बोथ द टाइमलाइन एंड अमाउंट आर क्रिटिकल फॉर वन टू बी एबल टू प्लान टू अचीव द गोल. थोड़ा क्रिटिकल होता है, लेकिन गोल को अचीव करना है तो ये सब निकालना ही पड़ता है. ओके, सो आई होप अभी तक जो हमने सीखा वो आपको समझ में आया.